राधे राधे साथियों। आज के इस मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम 25 सितंबर को आयोजित हुए सीजीएल के प्रश्नों को देखेंगे। टीयर 1 के टोटल 75 सवाल हैं। 3 शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे और उन 75 सवालों में हम जो मैथ्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनमें कंसेप्ट की ज़रूरत थी उन सवालों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना देरी किए सवाल शुरू करते हैं और जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको हल करेंगे। और सवाल जो है इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे। और देखिए पहला सवाल है कि द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू इतना। आपके पास दे रखा है इतना। पी एंड क्यू सेव 64% और 44% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज। इफ पीज एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स क्यूज एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी सैलरी टू क्यू सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना है। आपको रेशियो पूछा है तो इस डाटा से हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे सेव सोल्यूशन करेंगे कि पी जो है 64% सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों? 36% खर्च कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्यू कितना खर्च कर रहा है? तो आप देखेंगे कि क्यू जो है सेव कर रहा है 44%, तो खर्च कर रहा होगा 56%। और सवाल में नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि पी का जो खर्चा है वो 1.5 गुना है क्यू के खर्चे से। तो क्यू का खर्चा कितना? इतना, तो इसका 1.5 गुना मतलब 15/10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और पी और क्यू का रेशियो आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये 100 कट जाएगा आपका। देखिए 3 से काटिए, 3 पचे 15 और यही 12 तिहाई 36 और ये आपका 5 दूनी 10 और ये 28 बार में कट जाएगा। 12/28 मतलब 4 से काटिए तो 7/3, तो 7/3 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सवाल आता है। देखिए हमने जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो मेरी दृष्टि से लगा कि जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने रेड सर्कल से मार्क किया हुआ है सवाल को। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस 1/AQ इक्वल टू दो दे रखा है और ए ग्रेटर देन 0 है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1/A। तो इस सवाल को बस विद इन सेकेंड हल करना है। यहाँ पर देखिए कि ए क्यू प्लस 1/AQ ए बराबर 1 के केस में ये इक्वेशन सही बैठ रहा है, जो कि ए ग्रेटर देन 0 भी है। तो यहाँ पर ए बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1 इसका भी मान आपको 2 देगा। तो इस तरह से सवाल को हल करते हुए चलना है। तीसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 10, x² + 7x + 8 = 0 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो कैसे निकालना है? ऐसे सवाल में जो है कोशिश करना है कि नीचे वाला जो टर्म है ना, कुछ इसके पैरेलल में आ जाए। कैसे आएगा? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए x² - 5x + 8 है, यानी कि x² + 8 का टर्म है और यहाँ भी x² + 8 का टर्म है। तो हम क्या करेंगे कि x² + 8 को एक साथ रखेंगे और -7x को उधर कर देंगे। अब यहाँ से हम x को भी हटाना है, तो इधर x है तो यहाँ पर x है, तो x इंटू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 8/x और ये हो जाएगा आपका -7x, यानी कि x + 8/x का जो मान होगा वो -7 देगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर हम नीचे x कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये भी हमारा x + 8/x बनेगा। तो ऊपर में क्या बन जाएगा? 4/x, सब में खत्म कर देंगे तो ये बन जाएगा x - 5 + 8/x। अब यहाँ से x + 8/x का मान -7 दे रखा है, तो 4/-7 - 5 - 12 ये हो जाएगा -1/3। तो इस तरह से सवाल को आपको हल करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दे रखा है कि द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स आर 36 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ द रेडी ऑफ these 2 circles are 15 centimeter and 9 centimeter respectively, then what is the sum of lengths of a direct common tangent and transverse common tangent? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? d इक्वल टू, तो डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा रेडियस का माइनस का स्क्वायर, यानी कि 15 - 6, 15 - 9 यानी कि 6 का स्क्वायर। और इन्वर्स वाला कितना हो जाएगा? ये ट्रांसवर्स वाला कितना हो जाएगा? रूट अंडर फिर से वही कॉमन डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस, अब जो है रेडियस यहाँ पर घटाए थे पहले केस में, अब यहाँ पर रेडियस जुड़ जाएगा। ठीक है, 15 + 9 24। अब इन दोनों का सम आपको करना है, तो निकाल लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 + 6 42, रूट अंडर 42 गुना 30, ये आ जाएगा। और इधर आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 36 + 24 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 60 और गुना 36 - 24 हो जाएगा 12। तो इधर भी आपका रूट 60 है और इधर भी आपका रूट 60 बन रहा है। 6 ले लेंगे, 6 रूट 35 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 6 इधर भी है 6 इधर भी है, 6 रूट 2 कॉमन आ जाएगा तो रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 6 दोनों तरफ कॉमन है, तो 6 रूट 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा? रूट 7 प्लस 2। ठीक है, 6 दूनी 12 रूट 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर सिर्फ क्या था कि फार्मूला आपको लगाना था। नेक्स्ट है आपका
कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब है जब ये लीनियर इक्वेशन रहेगा तो वहाँ पर अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे a1 जो रहेगा दोस्तों x का कोफिशिएंट, और b1 जो रहेगा y का कोफिशिएंट, और c1 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो a1 कितना है हमारा 3 है, 3 बटा a माइनस बी बराबर b1 कितना 1 है बटा a प्लस बी, और c1 कितना है 3 बटा 3a प्लस b माइनस 3। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो आपको बस एक इक्वेशन को देखना है और उसी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इस दोनों को उठाइए पहले, तो 3a प्लस 3b बराबर हो जाएगा a माइनस बी, और 3a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 4b, और a बाई बी का रेशियो आपका कितना आ रहा है -2/1। ठीक है, तो किस ऑप्शन में a बाई बी का रेशियो आपका -2/1 है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में ए बाई बी का रेशियो जो आएगा वो -2/1 आएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों को इक्वेट करिए, फिर इन दोनों को इक्वेट करिए, और a प्लस बी के फॉर्म में इक्वेशन ला के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि इसका जो है क्रॉस मल्टी, किसी एक नंबर को उठाइए पहले और उस दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए। कंपेयर मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, तो 3 गुना 53 करेंगे और बराबर 7 गुना 7। कौन सा बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उस फैक्टर में जो अंश होगा उसी का भिन्न जो है बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 53 बड़ा है, तो 3 गुना 53 में अंश कौन सा है भिन्न का, तो 3 है, तो 3 वाला जो अंश वाला जो भिन्न होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 3/7 यहाँ पर इन दोनों में सबसे बड़ा आ गया। ठीक है, अब 3/7 बड़ा आ गया, तो 3/7 को 41/80 से करेंगे उसी तरीके से, तो 3 गुना 80 240, और 7 गुना 41 280 के करीब में आ रहा है, यानी कि 41/80 बड़ा होगा, क्योंकि 7 गुना 40 280 आ रहा है। तो यहाँ से बड़ा कौन सा हो गया 41/80। अब 41/80 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखिए 7 चौका 2800 इधर आ रहा है, 8 दूनी 1600 आ रहा है। ठीक है, तो 2800 वाला बड़ा होगा, यानी कि 41/80 ही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड शिफ्ट के सवालों को देखते हैं मैथ्स के कि कैसे सवाल आए थे 25 सितंबर के। यहाँ पर हम सवाल को सर्कल कर चुके हैं, और हमारा जो पहला सवाल है वो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है, AB बराबर BC, AD बराबर DC, ABD दे रखा है इतना, तो आपको पता करना है कि 2x + 3y का मान आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, A, B और C और ये D हो गया। AB बराबर BC दे रखा है और AD बराबर DC दे रखा है, और यहाँ से ABD बराबर 68 है, यानी कि ये वाला 68 है। ADB ये वाला एंगल 2y-7 दे रखा है, और BDC 33 दे रखा है, ये 33 हो गया, और DBC 3x + 2, यानी कि ये वाला 3x + 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कंग्रुएंसी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इन दोनों त्रिभुज में ABD और है ना BDC में देखेंगे कि कौन कौन सा साइड हमारा बराबर है, एंगल बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये साइड और ये साइड दोनों का बराबर है, ये साइड और ये साइड दोनों का बराबर है, और ये BD जो है वो कॉमन साइड है जो दोनों के लिए बराबर है। तो ट्रिपल एस थ्योरम से, साइड थ्योरम से हमारा जो दोनों त्रिभुज आपस में होगा वो बराबर होगा। जब बराबर होगा तो सबका एंगल और सबका साइड आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2y-7 जो है 33 के बराबर हो जाएगा इधर, और इधर 68 जो है 3x + 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर करेंगे 3x + 2 = 68, तो x बराबर कितना आ जाएगा 66 तो 22 आ जाएगा, और इधर से करेंगे तो 2y-7 बराबर 33 दे रखा है, तो y का मान कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो हमसे पूछ क्या रहा है 2x यानी कि 44 + 3y यानी कि 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 104 डिग्री। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लाइन कोइंसिडेंट लाइन है ना, रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होगा कि जो है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए कि
अभी बताया था हमने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। K1/4 हो जाएगा ये, K1/4 इक्वल टू 3/K2 इक्वल टू 8/16। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1/2 आ गया। तो K1 यहाँ से आप निकाल सकते हैं K1/4 बराबर 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, K1 इक्वल टू आ जाएगा 2, और यहाँ से K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन है, K1 जो है K2 जो है 3 गुना है K1 का, तो ऑप्शन 2 हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, K2 जो है 3 गुना है K1 का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, हाँ, कि नमन बोरोज सम ऑफ इतना रुपीज़ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 15,090 रुपीज़ टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ नमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सवाल कह रहा है कि नमन जो है इतना रुपया का उधार लेता है और 8% की दर से उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। पहले ईयर में वो जो है प्रिंसिपल का है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया था कुछ है ना, प्रिंसिपल अमाउंट में वो चुकता कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट चुकता कर रहा है, ब्याज नहीं। ठीक है, अगर नमन जो है ऑल जितना भी सारा पेंडिंग ड्यूज़ है वो सेकंड ईयर में ख़त्म कर देता है, तो उसका पेमेंट उसको लास्ट में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सेकंड ईयर के लास्ट में कितना पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे इसको, पहले यहाँ पर देखिए कि 348,020 है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 15,090 पहले साल के अंत में दे रहा है, तो जितना उधार लिया था वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, तो 15,000 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 15,090। ठीक है, और जो बचा 0, 12 में से 9 जाएगा 3। ठीक है, इधर 9 हो जाएगा, इधर 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, ये बच गया। अब फर्स्ट ईयर में है ना, प्रिंसिपल पे करने के बाद इतना जो है अमाउंट उसका बचा, और इस पर जो है अगले ईयर के लिए कितना परसेंट लगेगा, 8% का लगेगा, यानी कि 108/100 इसको देना पड़ेगा इतना। और प्लस इतना इतना रुपए के लिए इस पर जो है, इसने तो प्रिंसिपल पेमेंट किया था, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया था, तो इस पर भी जो है 1 साल का इंटरेस्ट इसको लगा होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 8%, तो 8/100 ये इंटरेस्ट यहाँ पर, और ये अमाउंट यहाँ पर जो भी आएगा उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि कैलकुलेशन को हम आसान कैसे बनाते हैं यहाँ पर। तो कैलकुलेशन आसान बनाते हैं हम डिजिट सम मेथड का उपयोग करके। तो यहाँ पर देखिए कि इस सब का डिजिट सम कितना आ रहा है, तो 9 खत्म हो जाएगा, 9 का 0, 6 3 9 ये भी खत्म हो जाएगा, इधर हो गया 8 3 11, 7 18 ये भी आपका 9 आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए कि 8 3 11, 7 18, इधर 9 आ रहा है, और 6 4 10, इधर 1 आ रहा है डिजिट सम, 8 3 11, 8 19, 9 28, यानी कि 1 3 1 4, यहाँ पर 4 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कि 9 3 12, 2 14, 7 21, 3 24, 3 27, यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डिजिट सम लगा के हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो हमने आपको तरीका बता दिया कि आप इसे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हम जो है डिजिट सम के उपयोग करके यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे। तो पहला नंबर में डिजिट कितना आ रहा है, डिजिट सम 3 4 8 है ना, 4 3 7 8 15 और 2 17, यानी कि 8 आ रहा है डिजिट सम। अब गुना 8 का 8%, यानी कि 8 8 64/100। ठीक है, तो इसका डिजिट सम कितना, 8 8 64, 6 4 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 64 आ गया इधर, 64/100, और इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा पहले नंबर में, इसको ए मान लिया हमने। अब दूसरे केस में हमारा ये बना हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो है डिजिट सम हमारा कितना आएगा, तो 3 3 6 2 8, 9 8 17, 3 20, इसका डिजिट सम आपका 2 आ रहा है। ठीक है, और 2 का 108 करेंगे बटा 100, तो इसका डिजिट सम कितना, 8 है 1 9, 9 किसी भी अंक से गुना होगा तो इसका डिजिट सम हमारा 9 ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी। तो 9 को हम 0 भी मान के चलते हैं, या फिर डिजिटल कंसेप्ट डिजिट सम के मेथड में 9 और 0 एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 9 करेंगे तो a + b कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, या फिर 1 10 कहें तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ रहा है इसका डिजिट सम। अब देखेंगे कि इसका डिजिट सम किसके डिजिट सम से मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन है उसके डिजिट से मैच कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इतना घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका टोटल डिजिट सम निकाल सकते हैं। तो इसका डिजिट सम हमने निकाला 8, अब इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, 9 5 14 1, 9 5 14 1 15, मतलब 6, तो 6 इसमें घटाया हमने, तो बचा कितना हमारे पास, 2 बचा, और 2 का 108% आपको निकालना है, और इधर 8 का 8% आपको निकालना है, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर आपका 9 आ जाएगा,
और दोनों को सम अप कर देंगे तो आपका डिजिट सम 1 आ जाएगा, और जो डिजिट सम हमारा ऑप्शन में होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को जो है इस मेथड से बनाएंगे तो जल्दी आसान हो, नहीं तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो कमेंट में, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, फिर से हम इस कंसेप्ट को समझा देंगे। आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। ये सारे सवाल हल्के सवाल हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है सवाल के साथ, है ना। यहाँ पर दे रखा है कि ड्यूरिंग ए न्यू ईयर सेल ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम टू हिज कस्टमर्स, बाय 5 स्वेटर्स गेट 2 स्वेटर्स फ्री, फाइंड द इफेक्टिव % डिस्काउंट व्हेन बी गिवन बाय द शॉपकीपर। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, दो आपको दे रखा है, 2 स्वेटर फ्री दे रखा है, तो कितने में है? टोटल आपने 7 खरीदा था, 7 में टोटल आपने 5 खरीदा था, उसमें 2 आपको फ्री दे रखा है। कि 2 कितने में फ्री दे रहा है, यानी कि टोटल आपका 7 है, तो 2/7 गुना 100 कर देंगे तो आपका जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो आपका निकल कर आ जाएगा। 200/7 मतलब 28.4/7%। नेक्स्ट है आपका थर्ड शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं, 25 सितंबर के, और इसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्कल कर रखा है। यहाँ पर देखिए कि दे रखा है कि द मंथली इनकम ऑफ रमेश इन द ईयर वाज 18,600 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज इतना रुपीज़। इन ईयर 22 हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 8%। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। सवाल जो है आप समझ ही रहे होंगे कि 2021 में इतना था उसका इनकम, और इसका जो खर्च था इतना था। 2022 में 15% बढ़ा, 8% बढ़ा, तो इसका जो है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। बहुत बार इतनी बार सवाल आए कि क्या बताएं। तो ऐसे सवाल को बिना कैलकुलेशन के कैसे हल करना है, तो यहाँ पर देखिए कि कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि एक्सपेंडिचर जो है इनकम का कितना % है, तो तुरंत आपका निकल कर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर है आपका 12,400 और इनकम है आपका 18,600, और इसका गुना 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 61 से बार में कराएंगे तो 61 दूनी 62 दूनी और 62 तिया कट जाएगा, तो 200/3 200/3% जो है उसका एक्सपेंडिचर है। तो अगर मान लेते हैं कि इनकम, हमको इस डेटा से अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको परसेंट में आंसर पूछ रहा है, तो परसेंट में जो है एक्चुअल डेटा का अब हमारा कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमको जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का कुछ एक वैल्यू हमको पता चल चुका है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो मान लेते हैं इसके फैक्टर में, सवाल को आसान बनाने के लिए जो 3 का फैक्टर उसी से हम शुरुआत करते हैं कि 300 जो है हमारा इनकम मान लेते हैं, 300 रुपया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर कितना होगा 200/3%। ठीक है, तो 200/3% मतलब कि 300 गुना 3 करेंगे, और इधर तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2/3, 300 का 2, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर आपका 200। तो सेविंग आपका कितना हुआ 100। अब इसी को हम कितना करेंगे 15%। तो 15% कहने का मतलब है 115%, 115/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 345 आपका। और ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 8% से 108/100, यानी कि 216 हो जाएगा। तो 345 में से 216 जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 129 बनेगा। तो आप देखेंगे कि सेविंग 100 था पहले, अब बढ़ के कितना हो गया 129 हो गया। तो टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 29% का वृद्धि हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को कैलकुलेट करने के बजाय आप जो है कुछ ऐसा वैल्यू चूज करिए जहाँ से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पर देखिए कि इस टाइप के सवाल बराबर पूछे जाते हैं। ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 60 एंड द रेस्ट ऑफ द 80, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। तो तुरंत सॉल्व करने के लिए कितना बन जाएगा, 12 का 60 है और 18 का कितना है 80 है, तो टोटल कितना है 30 का टोटल कितना है, तो 30 का टोटल मान लेते हैं 70 है। इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं। अब 60 से 70 में घटाएंगे तो -10 गुना 12 करेंगे तो डेविएशन, टोटल डेविएशन हमारा कितना निकलेगा। तो ये देखो, 60 में से 70 जाएगा -10 गुना 12 -120, और 80 में से 70 जाएगा तो 10 गुना 180 पॉजिटिव में। 180 में से 120 जाएगा तो हमारा कितना बन जाएगा 60, और 60 टोटल डेविएशन, तो एवरेज डेविएशन कितना निकलेगा टोटल 30 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि +2 हमारा एवरेज डेविएशन निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जितना हमने माना था उसमें +2 हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड द गेन % गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग 1/3
5th ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस ही कह रहा है और आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो इस वैल्यू ये सुपरफ्लस डाटा है, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। तो 1 जो है आपका प्रॉफिट है और 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, और ये जो है एसपी है, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा आपका, 4 निकल कर आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा हमारा सीपी पे ही निकलता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ गिवन, आपको जब तक दिया नहीं जाए कि किस पे निकालना है तो वो हमारा सीपी पे ही निकलेगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट बटा सीपी, तो 1/सीपी 4 गुना 100 यानी कि 25% हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए ये भी सवाल है। सिंडी बाउट 15 एप्पल्स एंड 12 ऑरेंजेस एंड पेड ए सम ऑफ 447 रुपीज फॉर द परचेज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस स्टेटमेंट लीडिंग टू नो पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द टू फ्रूट्स। यानी कि इसमें से आपको एक ऐसा कंडीशन चूज करना है जो कि ऊपर दिए गए कंडीशन से मेल नहीं खाता है ना, तो जिसका कि हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ऐसा स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए कि 15 एप्पल है, 15 एप्पल है प्लस 12 ऑरेंज है, तो 12 ऑरेंज का दाम है आपका 447। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर निकल कर एक कॉमन फैक्टर आपका मिल जाएगा। तो 3 अगर 3 से काटते हैं तो 3 पछे 15, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 नमा 27, यानी कि 5 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज का दाम आपका 149 रुपया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इससे मिलता जुलता है। यहाँ पर देखेंगे कि 25 एप्पल प्लस 20 ऑरेंज जो है उसका कॉस्ट 745 पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम गुना 5 करेंगे और इधर भी गुना 5 करेंगे तो आपका 25 प्लस 20 मिल जाएगा। तो इसमें भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा जो कि आपका 745 आएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरी तरफ चलते हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो दूसरी तरफ चलते हैं आप, दूसरा स्टेटमेंट है 10 एप्पल प्लस 13 ऑरेंज। अब है आपका 10 एप्पल प्लस 13 ऑरेंज, ठीक है। 10 एप्पल प्लस 13 ऑरेंज जो है एंड पेड ए सम ऑफ 350 रुपीज़, 353 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 दूनी 10, यहाँ पर अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना के बराबर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम इस दोनों इक्वेशन से ए और ऑरेंज का, एप्पल और ऑरेंज का मान हम निकाल सकते हैं, है ना। इस दोनों को सॉल्व करके हम एप्पल और ऑरेंज का मान निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, बट यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एप्पल और ऑरेंज के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका 12 एप्पल और 8 ऑरेंज। तो 12 एप्पल प्लस 8 ऑरेंज का दाम वो बता रहा है 340 रुपया, और यहाँ पर है आपका 5 ए प्लस 4 ऑरेंज का दाम है 149 रुपया। तो यहाँ भी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एप्पल और ऑरेंज के लिए यहाँ पर कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। चौथा है आपका परचेज 35 एप्पल्स, यानी कि 35 एप्पल्स दे रखा है प्लस 28 ऑरेंज है। तो 28 ऑरेंज का दाम कितना है 1029। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए कि हमने निकाला कितना था, 5 ए प्लस 4 ओ का दाम है आपका 149। अगर इसमें हम 7 से गुना करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35, इसमें भी अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28, है ना। और इसमें अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63 और 7 चौका 28 और 6 34 और 7 3 10, 1043 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 35 एप्पल प्लस 28 ऑरेंज का दाम जो है 1043 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 35 एप्पल प्लस 28 ऑरेंज का दाम कह रहा है 1029 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा पूरी तरह से। तो इसका तो 1029 ही 1043 होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि ये 1029 है। पहले स्टेटमेंट से इसका दाम जो है 1043 होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है कि 1029 है, तो इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगर सवाल समझ में आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे सवाल को ढूंढकर और उसका सोल्यूशन देने में। यहाँ पर देखिए कि फ्रॉम ए पॉइंट ए टेंजेंट टी पी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ ए सेकेंड टी क्यू आर, है ना, इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी एंड पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड। हम आपको एक फिगर बताते हैं, ठीक है। इसको छोड़िए, ये आपका एक फिगर, एक सर्कल बनाइए और यहाँ से कोई पॉइंट है आपका टी और पी से जो है यहाँ पर एक टेंजेंट है टी पी, और एक सेकेंड जो है क्यू से टी क्यू आर जो है खींचा जाता है। तो सेकेंड का मतलब सर्कल को 2 पार्ट में बांटेगा,
तो ये हो गया Q, इधर हो गया, कह रहा है Q T के नज़दीक है, और इधर हो गया आपका R, और ये कह रहा है कि इसको आप मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, PQR को मिला दीजिए, ठीक है। और PTQ 27 डिग्री है, ये 27 है, और TPQ 55 है, TPQ ये वाला 55 है आपका। तो व्हाट इज़ द डिग्री मेजर्स ऑफ ROQ? RO जो है दोस्तों सेंटर है, ROQ आपको निकालना है। तो ROQ ये वाला, इसको हमने डॉट से बना दिया, ROQ निकालना है। तो ROQ निकल जाएगा अगर आपको RPQ यानी कि ये वाला एंगल आकर आपको पता है, तो ROQ उसका दुगना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये 55 है, ये 27 है, तो इसका जो ये वाला एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा। तो बहिष्कोण बनेगा किसी त्रिभुज का, तो ये हो गया 7 5 12 और 5 2 7 1 8, 82 डिग्री हो गया, ये हो गया 82 डिग्री दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला 55 डिग्री है, तो ये वाला भी हमारा 55 डिग्री बनेगा, है ना। सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि ये वाला अगर 55 डिग्री है तो ये भी ये वाला अगर मान लेते हैं एक त्रिभुज है ना, और यहाँ से टच कर रहे हैं, और इसका है ना कोई इस पॉइंट से कोई त्रिभुज बना हुआ है ना। तो ये वाला एक जीवा है, इस जीवा के टच बिंदु पर ये कोई अगर एंगल बना रहा है, तो इसका जो मेजर सेगमेंट होगा, मेजर सर्कल के मेजर सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा बनेगा, तो ये 55 है तो ये भी हमारा 55 बनेगा। ये 55 हो गया, ये 82 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, P। तो एंगल P जो होगा दोस्तों 180 माइनस 55 माइनस 82 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कितना, 5 2 7 और 8 5 13, 137। 180 में से 137 जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा, 43। अब ये एंगल 43 बन रहा है, तो एंगल O कितना बन जाएगा, एंगल O बन जाएगा 2 गुना 43 यानी कि 86 डिग्री, ठीक है। सेंटर पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, तो 86 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक जरूर करें दोस्तों, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछें, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए कि फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है जो अभी हमने आपको बताया था कि प्रणब बोरोज इतना रुपया बोरो करता है, 13% पर एनम से उसको सिंपल इंटरेस्ट लगता है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इतना रुपया चुकाता है, और प्रणब जो है सेकेंड ईयर में सारा ड्यूज क्लियर करता है। तो कह रहा है कि सेकेंड ईयर में उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया। तो यहाँ पर सेम कर लीजिए कि यहाँ पर आप निकाल लीजिए कि इसका यूनिट डिजिट कितना, डिजिट सम कितना आ रहा है। 9 को नहीं कंसिडर करेंगे, 6 3 9 को नहीं कंसिडर, 8 8 16 7 23 यानी कि यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ पे 9 नहीं कंसिडर करेंगे, 3 3 6 4 10, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पर 9 6 3 9 ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, और 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 8 16 7 23, यहाँ पर 5 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर डिजिट सम हमारा सब निकल कर आ गया। तुरंत हम एक विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस सवाल का हल निकालेंगे। तो इसका डिजिट सम देख लीजिए कितना आ रहा है, 33 51 80 का डिजिट सम हमारा कितना आ रहा है, 3 3 6 5 11 1 12 8 20, इसका 2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब 2 में से इसने कितना पेमेंट किया, 2 3 5 6 5 11 2 किया, ठीक है। अभी बता रहे हैं इसका कंसेप्ट क्या है। 2 किया, हमारे पास कितना आ गया, 0, है ना। तो 0 किया। अब इस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला था पहले साल में, वो कितना इंटरेस्ट था, 13% का। तो 13% तो उसने दिया नहीं था पहले साल का इंटरेस्ट, सिर्फ अमाउंट पे किया था, प्रिंसिपल अमाउंट उसमें पे किया था। तो 23,060 यहाँ पर पेमेंट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर हमने इसका डिजिट सम घटा दिया, इसका इंटरेस्ट, इस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला ये हमारा पेमेंट नहीं किया। अब जो 0 है दोस्तों, 0 जो आया है, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 अगर आ रहा है कैलकुलेशन में तो पूरे का पूरा वैल्यू 0 बना देगा। तो जब भी इस तरह का माइनस में आए या फिर 0 आए तो उसमें हम +9 ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा 9 लेके चलेंगे, ठीक है। अब 9 जो आया, इस पर हमको इंटरेस्ट कितना देना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वो है 13%, यानी कि 113% हमको देना है। 13% देना है तो 113/100 हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट बी आ गया, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो ए आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो डिजिट सम से मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2 गुना 13 यानी 3 1 4 हो गया, 4 दूनी 8/100 यानी कि इसका डिजिट सम 8 आ रहा है। और इधर हो जाएगा 3 1 4 1 5, तो 9 गुना 113/5, 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। तो 9 मतलब 0 या 9, है ना। कंसेप्ट में जो कहता है कि 9 का जो है डिजिट सम
जीरो लेके चलना है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 17, या इसको जीरो भी मान के चलेंगे तो 8 + 0 बराबर इधर 7 1 8 आ जाएगा। तो किसमें मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन 3 में मैच कर रहा है। तो 3 वाला करेक्ट आंसर हमारा होगा। बाकी हमने जो इससे पहले वाले सवाल में जो जैसा कंसेप्ट आपको बताया था वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 की जगह पे आप इतना अमाउंट रख सकते हैं और उसका 13% निकाल लीजिए, फिर 23,060 को इसमें से घटा के जो भी अमाउंट आपका बनेगा इतना गुना 113/100 कर लीजिए, जो भी अमाउंट आएगा उन दोनों को अगर हम सम अप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जो है आप प्रैक्टिस करके आप कमेंट में बताएं कि आपने इस सवाल को कैसे बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। आपका कह रहा है कि x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y एंड इन्वर्सनली विद द स्क्वायर ऑफ z इफ x इक्वल टू इतना व्हेन y इक्वल टू इतना एंड z इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800x व्हेन y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5। सवाल समझना है पहले। x वेरीज यानी कि x जो है वेरी करता है किसे, डायरेक्टली। तो वेरी का साइन ये वाला है, प्रोपोर्शनल का साइन है ना। x डायरेक्टली वेरीज y का क्यूब, y के क्यूब से, और इन्वर्सली मतलब उल्टा 1 बटा, तो ये होगा z का स्क्वायर से। ये इक्वेशन हो गया। तो जब भी यहाँ पर अनुपात हटेगा दोस्तों, है ना, x बराबर, जब ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कुछ कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू वाई क्यू बटा जेड स्क्वायर। ठीक है, इस कांस्टेंट का मान हमको नहीं पता है, उसके लिए यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, इसको निकालना है। तो कह रहा है कि x बराबर 1/36 है। जब x बराबर 1/36 है तो k और y जो है 2 है, तो 2 का मतलब 8 हो गया, 2 का क्यू, और z जो है आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 8/9, 9 चौका 36। तो k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया आपका 1/32। ये k का मान आपको निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि 800x का मान निकालना है जब y बराबर 3 और z बराबर 5 है। तो फिर से इक्वेशन पे जाएंगे। तो x बराबर k का मान हमने निकाला 1/32, क्योंकि k जो है कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, x और y के लिए, तो ये हमेशा 1/32 ही रहेगा। 1/32 और y को कह रहा है 3 लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 27, और z को कह रहा है 5 लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब कह रहा है 800x का मान निकालने, तो इधर भी हमको 800 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 से इधर 32 बार में कट जाएगा और ये 32 खत्म हो जाएगा, तो 800x का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आ गया थर्ड शिफ्ट का सबसे लास्ट सवाल मैथ्स का। इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए दो तरीके, या तो आप थीटा की जगह कुछ भी मान लीजिए, या फिर कंसेप्ट से जाइए। तो पहले कंसेप्ट वाला आपको बताते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है दोस्तों। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे जरूर होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा में तोड़ देंगे। तो अगर एक x है तो दूसरा 1/x होगा। और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x दे रखा है। दोनों को हल करेंगे, जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 2 सेक थीटा का मान आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, और सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। अब दोस्तों ये सेक थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही तो निकालना है, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 4x स्क्वायर बटा x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों तो ये स्क्वायर स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर थीटा मान के बनाते हैं तो वो भी हमारा पॉसिबल है। थीटा को 45 मान लीजिए सहूलियत के लिए। तो थीटा बराबर 45 है, तो एक्स का मान कितना आ जाए, सेक 45 का मान √2 और टेन 45 का मान 1, तो एक्स बराबर √2 प्लस 1। अब देखेंगे कि एक्स बराबर √2 प्लस 1 करेंगे तो थीटा हमारा 45 आना चाहिए। ठीक है, थीटा बराबर 45 आपका आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो एक्स के जगह पे हमको रखना पड़ेगा मान, है ना। तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि किस में आ रहा है। तो ऐसा भी मेथड है, थोड़ा लंबा बन जाएगा। अगर हम तीसरे ही ऑप्शन को लेके चलेंगे तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि एक्स बराबर √2 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 1 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2√2, है ना, 3 प्लस 2√2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√2 और नीचे आ जाएगा 4 है, 4 है, तो 4 प्लस 2√2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लिया, 2√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √2। अब ये कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 1/√2 आ गया। 1/√2 किस में आता है, साइन थीटा का साइन 45 में थी। ठीक,
साइन 45 का मान यहाँ पे आ रहा है, तो साइन 45 वाला मैच कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्चुअल सवाल जो कि शिफ्ट में आए हुए थे। हमने सारे शिफ्ट के सवालों को भी हल कराया है, जितने भी सारे शिफ्ट थे उसका सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया है, और जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी हम मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।